सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदास पुरी जी हैं, अनूपपुर ज़िले से। आज वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि कुछ महीनों पश्चात जैसा कि चुनाव होने वाला है और चुनाव की उन स्थितियों को लेकर के कहीं ना कहीं पर देखा जा रहा है कि कई तरह की विसंगतियाँ भी सामने आती हैं और क्षेत्र की समस्याएँ भी लगातार सामने आ रही हैं और सवाल जवाब करना भी यहाँ पर मुनासिब है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि आज जिन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना है, चाहे अनूपपुर विधानसभा हो, चाहे पुष्पराजगढ़ हो या फिर कोतमा विधानसभा हो, अनूपपुर ज़िले की ये 3 विधानसभा सीट जहाँ पर से आज प्रत्याशियों की जो तो होड़ लगी हुई है, चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देना चाहता कि चुनाव लड़ना क्यों चाहता है। तो चलिए हाल फिलहाल तो पहले हम क्षेत्र की ओर चलते हैं और क्षेत्र की स्थितियों से को देखते हुए जो है तो रामदास पुरी जी से बात करते हैं। पुरी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी भारतीय जनता पार्टी इतना विकास कार्य कर रही है, आप लोग हर दिन जो है तो विकास कार्यों की गाथा गाते हैं, लेकिन आपके ही आसपास के क्षेत्रों की कहानियाँ कुछ और हैं। आप देखते हैं कि सड़कों का हाल बदहाल है, गृह ग्राम मंत्री जी का होता है, वहाँ पर भी कुछ ऐसी अव्यवस्थाएँ होती हैं। आखिर इसका दोषी किसे माना जाए, ये जिस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं? देखिए, इसमें मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमारे देश में भी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका ये प्रयास है कि सबका साथ सबका विकास, सामूहिक प्रयास और सभी का विश्वास लेकर के काम करें, और वो काम भी चल रहा है हर क्षेत्र में। माननीय प्रधानमंत्री जी इस भारत को एक विकसित भारत बनाने की दिशा में, शक्तिशाली भारत बनाने की दिशा में और समृद्धशाली भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। ऐसी ऐसी योजना उनने लाया है। सड़कों की बात से आपने अपनी बात शुरुआत की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सड़कों के विषय पर जो काम बहुत पहले होना चाहिए, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब रहे तो उन्होंने सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई थी, जिसके तहत सभी ग्रामों को जोड़ने का काम शुरू हुआ। और बहुत से ऐसे गांव, सुदूर गांव रहे हमारे ज़िले में। अब मैं ज़िले की ही बात करूं, देश की बात तो फिर अलग है। देश में जो हुआ है वो आप सब देख रहे हैं। हमारे ज़िले में ही ऐसे ये आदिवासी बहुल गाँव हैं, और यहाँ की जो भूमि की स्थिति है, मैं अब ये कहूँ नक्शा जो है यहाँ का, तो ऊंची नीची गांव, खाई, नाला और जंगल, इस टाइप से ये क्षेत्र है, नर्मदा क्षेत्र है। लेकिन इसके बावजूद भी सभी गांवों को जोड़ने का एक मिशन चला, जिससे गांव जुड़ गए प्रधानमंत्री सड़क में। और दूसरी तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका भी एक सपना है कि हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने और सुविधाओं के विषय पर कहीं कोई दिक्कत ना रहे। तो इस विषय पर भी माननीय सीएम साहब जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने भी सतत रूप से मुख्यमंत्री सड़क योजना बनाई, और मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो टोला माजरा गाँव छूटे थे, उन गाँवों को भी जोड़ने का प्रयास हुआ। और मुझे अब ऐसा लगता है कि ऐसा बिरले अपवाद स्वरूप एक आध गाँव छूटे होंगे जो सड़क से नहीं जुड़े होंगे, और नहीं तो सब जगह सड़क की सुविधा, अच्छी सुविधा मिली है, अच्छा सड़कें बनी हैं। जहां आप का इशारा है, मैं समझ पा रहा हूं कि आप जो इशारा कर रहे हैं, तो जो जमुना से दैखल से जमुना जाने की मार्ग है, हरद होकर के, इसी मार्ग से आप आए भी होंगे और इसी मार्ग के विषय पर आप बात भी कर रहे हैं। तो इस विषय पर ये जो है यहाँ ACCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कंपनी है, कोयला उत्खनन का काम करती है, और ये भी केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, केंद्र सरकार से रिलेटेड है, उसके ही क्षेत्र तो इनका जो होता है, ये जहाँ पर अधिग्रहण क्षेत्र इनका रहता है, अर्थात जहाँ पर इनके विकास कार्य होते हैं, उत्खनन के कार्य होते हैं, प्रोडक्शन कार्य होते हैं, तो ये जो मार्ग बनाते हैं, जो सड़कें बनाते हैं, और इसके बाद फिर उसमें राज्य सरकार सड़क नहीं बना सकती जब तक ये उसका अनापत्ति ना दे दें, अनापत्ति प्रमाण पत्र कर दे दें कि ये हमारे उपयोग की भूमि अब नहीं है। इस पे राज्य सरकार चाहे तो जनता के हित में, जनता के सुख सुविधाओं को ध्यान में रख करके और सड़क का निर्माण कर सकती है। ऐसा ये दे दें तो हो सकता है, ये हमारे ध्यान में है। इस विषय पे माननीय यहाँ के स्थानीय जो माननीय मंत्री भी शाहूलाल सिंह जी हैं, और जो अपने जमुना कोतमा क्षेत्र के भी GM साहब हैं, महाप्रबंधक हैं, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है,
माननीय कलेक्टर महोदय जी ने ये जून में एक बैठक बुलाए थे। हमारे ज़िले के जो कलेक्टर हैं आदरणीय वशिष्ठ साहब जी, उनके ध्यान में भी मैं इस विषय को लाया हूँ कि जहाँ जहाँ ये कॉलोनी क्षेत्र हैं, चाहे वो हमारा जमुना कोतमा क्षेत्र की बात हो, चाहे वो हंसदेव क्षेत्र की बात हो, चाहे वो सुहागपुर क्षेत्र की बात हो, हमारे अनूपपुर ज़िले में 3 क्षेत्र लगते हैं SECL से। तो तीनों क्षेत्रों के लिए हमने जो है कलेक्टर साहब को बोल करके कि तीनों क्षेत्र के महाप्रबंधकों को बुलाइए और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बुलाइए। नगरीय क्षेत्र है तो नगर क्षेत्र के प्रतिनिधियों को बुलाइए, ग्रामीण क्षेत्र है तो सरपंच जनपद अध्यक्ष सदस्यों को बुलाइए या वहाँ के संबंधित ग्रामीण जनों को बुलाइए और एक बैठक करिए। और बैठक करके जो है इनको सख्त निर्देश दीजिए कि जो जनहित के काम हैं, जन कल्याणकारी काम हैं, गरीबोन्मुखी कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में, विकास के कार्यक्रमों में ये थोड़ा अपने कानून पे शक्ति न बरत के और सरलीकरण करें, जिससे कि जनता का हित हो सके और जनता के लिए वहाँ काम हो सके। चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वहाँ सिंचाई से पानी का काम हो, पेयजल का काम हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित स्कूल भवन आंगनबाड़ी बनाने का काम हो, चाहे वो खेल परिसर खेल ग्राउंड बनाने का काम हो। इस प्रकार से कामों में, चाहे विद्युतीकरण का, विस्तारीकरण का काम हो, इन कामों में भी ये अड़ंगेबाजी का काम ना हो और सहयोगात्मक रवैया अपना करके और उन कामों को किया जाए। तो कलेक्टर साहब ने बैठक भी लिया था, उस बैठक में मैं भी था और GM साहब भी थे। 2 क्षेत्र के GM रहे, एक तो हंसदेव क्षेत्र के GM थे और अपने जमुना कोतमा के GM थे और जनप्रतिनिधि भी वहाँ के रहे, नगर पालिका के अध्यक्षगण रहे, नगर पालिका के उपाध्यक्षगण रहे। मैं भी उस बैठक में रहा हूँ। जून में बैठक संपन्न हुई थी और उस बैठक में ये तय किया गया था कि इस तरह के काम, जो सड़कें टूट गई हैं, जहाँ आवागमन अवरुद्ध हो गया है, गड्ढे हो गए हैं, तो उन सड़कों को आप बनवाइए। आपके माध्यम से पहले बनाया गया था SECL की ओर से। तो आप जब उस समय आपका उत्खनन कार्य चल रहा था, आप कोयला परिवहन कर रहे थे, तब तक वो सड़कें ठीक थी और कोयला परिवहन का काम बंद हो गया तो वो सड़कें टूट गई। आप मशीन उधर से ले गए, बड़े बड़े डक लाइन, डोजर इत्यादि, कई सारी चीज़ें इन्होंने बंद कर दी, जैसे शिक्षा का होता ना कि इनके माध्यम से तो एक हाँ, जो सामुदायिक विकास कहें हम, या ये उसको कहते हैं सोशल डेवलपमेंट का काम कह सकते हैं और मानव विकास की बात भी हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी जिम्मेदारी बनती है। वैसे भी जहाँ कॉलोनी चलती है या दूसरा कोई भी फैक्ट्री आती है, कारखाना आता है, परियोजनाएं आती हैं, तो वहाँ के संबंधित रहवासियों को, वहाँ के लोगों को, विस्थापित परिवारों को, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल व्यवस्था, तो खेलने के लिए ग्राउंड में मैदान, खेल मैदान और ग्राउंड बनाने की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था, आदि व्यवस्था इनको CSR के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। और ये बातचीत हुआ है GM साहब से, महाप्रबंधक से। कलेक्टर साहब ने भी कहा है कि इन कामों को आप करिए। GM साहब ने भी कहा कि फिर वो एस्पेक्ट उसमें भी आए थे। GM साहब एक दिन आकर के देखे, इन मौका में आए, भारत से लेकर के दैखल तक की रोड सड़कें उन्होंने देखी कि किस तरह की ये सड़क का हालत है। स्कूल को भी हमने उनको दिखाया था, चाहे वो पड़ौर का स्कूल हो, चाहे वो हरत का स्कूल हो, चाहे वो दैखल का स्कूल हो। ये तीनों गांव जो है ये SECL की ओर से बनवाई गई थी, तीनों गांव के विद्यालयों को, और ये तीनों गांव के विद्यालयों की हालत जो है जर्जर हो चुकी है, टूट गई हैं, छत टूट गई हैं, दीवारें, नए भवन की आवश्यकता है। तो ये बात भी हम उनके संज्ञान में लाए हैं कि इन भवनों को आप तत्काल स्वीकृति करके और नए भवन निर्माण कराइए। और यदि नहीं कर सकते हैं तो आप अनापत्ति प्रमाण पत्र दीजिए। तो हम राज्य सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे स्थानीय मंत्री, हम सब लोगों का ये प्रयास है कि जहाँ भवन नहीं है बच्चों के, वो तो एक ऐसा माने पवित्र मंदिर है जहाँ से शिक्षा प्राप्त हो रहा हो, तो स्कूलों को मरम्मत करके, अभी खनिज जो संस्थान एक निधि होती है, तो उस खनिज संस्थान से निधि से भी ये तय हुआ है, जी ने भी तय किया है, प्रभारी मंत्री जी, कलेक्टर साहब, स्थानीय मंत्री, हम सब लोगों ने, कि उस निधि को भी हम वहीं दें जहाँ स्कूल भवन नहीं है तो स्कूल भवन बनाएं, जहाँ विद्युतीकरण नहीं हो वहाँ विद्युतीकरण के लिए दें, या पेयजल से संबंधित या स्वास्थ्य अस्पताल नहीं जो भी है सुविधाएं, मतलब वो मिलनी चाहिए। इनमें पुल पुलिया के काम को थोड़ा छोड़ के, रोड सड़कों के काम को छोड़ करके इन कामों पे उसको प्राथमिकता मिलेगी, ऐसा निर्णय हुआ है। और अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो विकास पर्व चला रहे हैं
विकास पर्व भी हमारे गांव में भी हुआ है। विकासों की तो हम करोड़ों रुपये, कितने करोड़ों के रोड बने हैं, कितने करोड़ों की यहाँ पर अस्पताल भवन बने हैं, कितने करोड़ों की यहाँ पर स्वास्थ्य भवन बने हैं, कितने करोड़ों नहीं, की लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर देखिए नदियों में पुलिया बने हैं। थोड़ा सा मैं कुछ तो कहना उनका चाहूँगा, हम विकास पर्व चला रहे हैं। कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, आज अगर कहीं ना कहीं पर व्यवस्थाओं को देखा जाए तो दो तरह की बातें जो आज हमारे सामने हैं, और दो तरह की बातों में सबसे पहला तो यह है कि अगर आज देखा जाता है कि अधिकार मतलब कहा जाए आज स्कूलों में शिक्षकों की कमी है ना, और कहीं ना कहीं पर डॉक्टर नर्स की कमी, अस्पतालों की जो सुविधाओं में कहीं ना कहीं पर कमियां हैं। ये कमियां भी चलिए कभी भविष्य में दूर होंगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आज जो आ रही है क्षेत्र में रोजगार को लेकर के, रोजगार का मसला ये था कि ठेका मजदूरों के लिए आपकी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने बाकायदा राजपत्र के माध्यम से के लिए कई सारे नियम कायदे कानून बनाए, लेकिन आज ये SCCL क्षेत्र में जो है तो ठेकेदार अपनी मनमानी करता है और नियम कानूनों के आधार पर बिल्कुल भी नहीं चलना चाहता। क्या है, इस विषय पर मुझे बहुत गहन अध्ययन नहीं है, किंतु ये विषय बार बार उठ रहा है और बार बार उठ इसलिए भी रहा है कि निश्चित रूप से ठेका जो मजदूर हैं तो वो मजदूर भी हमारे इसी क्षेत्र के हैं, और मजदूरी व्यक्ति वही जाता है मजदूरी करने जिसको भूख रहती है, जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि व्यवस्था जो कमी रहती है, वही व्यक्ति मजदूरी करने जाता है। और इसके लिए हमारे भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक संविधान बना दिया है। संविधान में एक क्या उसको बोलते हैं, प्रावधान ला दिया है, गजट है ना, राजपत्र में बाकायदा सारी चीज़ें लागू की गई हैं। सारी चीज़ें नियम उन्होंने बना दिया है कि मजदूरों को कितने दर मिलना चाहिए, कितने समय से कितने समय तक उनको काम करना चाहिए, और उनको क्या क्या सुविधाएं दिया जाना चाहिए, ये सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है। और ये उसके आधार पर काम होना चाहिए, प्रबंधन को उसके आधार पर भुगतान करना चाहिए। जो सुविधा उसमें सरकार ने दिया है, बनाया है, प्रावधान विषय बनाया है, उस प्रावधान का पालन होना चाहिए। और इसका पालन अगर नहीं हो रहा है तो इस विषय पर एक खेदजनक बात है, और ये ऐसा करना ठीक नहीं। इसके लिए हम बातचीत करेंगे माननीय सांसद जी, चूँकि अब SCCL जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित एक संस्था है, तो इस नाते माननीय सांसद जी से भी बात करेंगे और कोयला मंत्री से भी बात करेंगे, तो प्रबंधन से भी बातचीत करेंगे, कलेक्टर से भी बातचीत करेंगे, सबसे बात करिए। लेकिन मुझे कभी महसूस होता है यहाँ पर कमियों को लेकर के, क्या है हमारे यहाँ के जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, खासतौर पर चाहे कलेक्टर साहब हों, तहसीलदार हों, जो भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर देखिए एक तरफ राजस्व भी इससे जुड़ा हुआ होता है। आज वहाँ पर रॉयल्टी जा रही होती, कई सारी चीज़ें हैं, तो क्या इनकी जिम्मेदारियाँ नहीं बनती कि ये सारी चीज़ों को स्वयं भी जा करके देखें? अभी हाल फिलहाल एक छोटा सा मसला हमारे सामने आया था, जहाँ पर स्कूलें जर्जर हैं वहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं जाना चाहते, पहला। दूसरा, निरीक्षण करने वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं पहले से मौजूद होती हैं। तो ये कहाँ का न्याय है, मुझे बताइए। क्या है, आज हमारी सरकार है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और हमारी भर जिम्मेदारी नहीं बनती है। इसमें 4 तंत्र हैं, लोकतंत्र, प्रजातंत्र और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ होता है आप लोग, जो समाज को दिखाने का काम करते हैं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो ये जो 4 लोकतंत्र के स्तंभ हैं, तो ये चारों की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ लोकतंत्र में मतलब सिर्फ कार्यपालिका को हम दोष दें तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। न्यायपालिका तो चौथे नंबर पे है, उसको जब हम बताते हैं तो न्याय देने का काम करती है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीसरा आप, ये तीनों का ज़्यादा इसमें जिम्मेदारी बनती है, और ये तीनों स्तंभों को अपने अपने जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। आज हम लोग पालन कर रहे हैं। आज हमारी सरकार है, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। और पहले की अपेक्षा अगर आप देखेंगे राजकुमार जी, तो जब मनमोहन की सरकार थी तो रोज़ घोटाला छपता था पेपर में। जितने उनके मंत्री थे जेल कम पड़ गए थे, इतने घोटाले, इतने करोड़ों का घोटाला, अरबों रुपये घोटाला हुआ। लेकिन आज मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से 1 रुपये का कहीं घोटाला अगर हुआ हो
तो आप बताइए, कोई हमारे केंद्र के मंत्री गए हों जेल में या उनके ऊपर चार्जशीट हुई हो तो आप बताइए। तो हम साफ करने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है। प्रदेश में भी हम उसी तरह बात अगर करें तो प्रदेश में भी वही स्थिति रही है। दिग्गी के टाइम पर जब दिग्विजय सिंह सरकार थी तो आप देखेंगे तो यहाँ रोड नाम की चीज़ नहीं था, बिजली आती थी नहीं आती थी, बिजली बिल से करंट लोगों को आता था, सड़कों में सड़क थी नहीं, गड्ढों में सड़क थी। और स्कूल शिक्षाओं की बात करें तो पेड़ों के नीचे हमारे बच्चे अध्ययन करते थे। ये स्थितियाँ रही। स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था चौपट रही। इस अस्पतालों की व्यवस्था अगर हम देखें तो अस्पतालों में छुई माटी जैसे सफ़ेद सफ़ेद गोली मिल जाती रही और कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उन सब चीज़ों को, उन दुर्व्यवस्थाओं को परिवर्तन करके, सुधार करके, और अभी हम व्यवस्था ठीक करने का काम हमारे मोदी जी भी कर रहे हैं, शिवराज जी भी कर रहे हैं। अभी विकास पर्व हमारे यहाँ चल रहा है। विकास पर्व में लाडली बहनों के लिए हम लोगों ने, देखिए आप सोचिए, कल्पना करिए, लाडली बहनों को कभी कोई सोच पाता था? एक मानते हैं, सब कुछ सही मान रहा हूँ, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा तर्क है मेरा। एक बात बताइए, देखिए अगर जैसे मुख्यमंत्री लाडली योजना चली तो योजना सुचारू रूप से चल रही है। हाँ। लेकिन आज कहीं ना कहीं पर ये देखा जा रहा है कि अगर आप किसी योजना को चलाते हैं तो इसमें उम्र का क्राइटेरिया क्यों? अभी जैसे मेरी बात सुन लीजिए पहले। इसके पहले जो चला 1 महीने का सीमित समय दिया गया। देखिए अगर योजना चालू होती तो उस योजना को सुचारू रूप से प्रतिबद्ध चलने देना चाहिए। नहीं तो देखिए, आप जो कह रहे हैं योजना में क्राइटेरिया क्यों नहीं हो? क्यों? क्राइटेरिया तो हर जगह तय है ना भाई। हमारा जो बच्चा है वो 5 साल का होता है, इसके बाद मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पाए। मैं समझ गया, मैं जो आप कहना चाहते हैं, कहना चाह रहा हूँ। क्राइटेरिया बहुत जरूरी होता है। क्राइटेरिया है आपका, लेकिन पूरी जी 2 सेकेंड देखिए। क्राइटेरिया से मेरा मतलब ये था कि जैसे इससे पहले किस तरह फार्म भरवाए गए, हाँ, और अभी 21 से 23 क्या ये क्यों नहीं? सुनिए ना, ये होता है जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई यज्ञ हो रहा है, रामायण यज्ञ हो रहा है, श्रीमद् भागवत यज्ञ हो रहा है, और कोई भी यज्ञ हो रहा है, सामाजिक समरसता यज्ञ हो रहा है, तो एक ही साथ सबको हम भोजन दे पाते हैं क्या? एक ही साथ अब भोजन सब पा जाते हैं क्या? आपके घर में शादी होती है, मेरे घर में शादी होता है, तो हम जब बारात आता है तो सभी बाराती एक साथ भोजन पा लेते हैं? नहीं पाते। वो क्रम से ही होता है। हमारा जब बच्चा जन्म होता है, फिर इसके बाद वो पढ़ने लायक होता है तब ना स्कूल जाता है, फिर जब वो शादी होने लायक होता है तब ना उसका शादी होता है, फिर उसके रोजगार पाने लायक रहता है तब रोजगार, तो सबका क्राइट उम्र निर्धारित रहता है। तो हमारा चिंतन यह है कि समाज में कोई भी वर्ग ना छूटे। वो भी हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमारे मुखिया मुख्य तरह हैं जो पूरे शरीर की चिंता करते हैं, पूरे समाज की चिंता करते हैं। समाज में एक वर्ग को छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी विकास पर्व में हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को आ रहे हैं आप अपने अनूपपुर में आ रहे हैं। इसीलिए आ रहे हैं कि जो भी छूटा है समाज में या कोई विकास के काम, तो वो उनको किए जाए प्राथमिकता से। इतना काम कभी हुआ नहीं देश आज़ादी से लेकर के भाई। बच्चे से लेकर बच्चे को पढ़ाई की पैसा, बच्चे को कापी किताब साइकिल, फिर क्या कहते हैं कि उनको छात्रावास में रहने की सुविधा, उत्तम बढ़िया भोजन, रोटी पूरी सोहारी हलवा दूध, ये सारी चीज़ सुविधा। इसके बाद भी क्या कहते हैं बच्चों को उच्च शिक्षा, यदि अच्छे नंबर से आते हैं गाँव की बेटी योजना में, अच्छी बेटी हमारी गांव की पढ़ लिख करके 12वीं में नंबर प्राप्त करते हैं तो उनकी पूरी उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई, वो विदेश तक पढ़ाई कर सकते। ऐसा कहाँ पहले अगर नियम रहा होता तो हमारा भारत और हमारा मध्य प्रदेश आज तक बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन इन कांग्रेस के लोगों ने और पूर्व सरकारों ने सहन किया जाएगा पूरी जी, नहीं एक घी मिलता है। ये तो चर्चा का विषय है कि कहीं ना कहीं पर देखिए सोशल मीडिया में कहीं नहीं लगातार कई सारे मुद्दे दौड़ रहे होते हैं। भाई ये बताइए, हम पहले रहे विधायक, एक उदाहरण, हम तो हुए ही नहीं हैं, पर जो हुए जो नहीं तो कभी देखिए कभी आपको पार्टी अवसर देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी, तो ठीक बात है। और अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और जितनी बातें आपने कही हैं अभी उसको लेकर के देखिए, अभी क्या है आपके पास हाल फिलहाल मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि जिस ठेका मजदूरों की मैंने बात की वो लोग आपके पास आए मेरे पास, और पुणे से आप वहीं वापस ले आए। इससे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है आपका जो लक्ष्य है, आप जिस लक्ष्य को लेकर के मुझसे सवाल कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि मज़दूरों की पीड़ा आपके जहन में है, और मैं भी एक मज़दूर वर्ग का हूँ। मेरे पिताजी मज़दूर थे, कॉलरी में उन्होंने 40 साल लोडर का काम किया, कोयला काटते भी थे
और कोयला उठाते भी थे छिब्बी में, उठा करके गाड़ी में लोड करते थे। छोटी गाड़ी उस समय चला करती थी खदान के अंदर। तो मेरे पिताजी भी मजदूर थे, उसके बाद भी घर में आके भी मजदूर काम करते थे। और मैंने भी अपने जीवन में खेत में मैंने काम किया है, रोपा मैंने लगाया है, मैंने आटी ढोया है, मैंने हल चलाया है, मैंने कुर्री चलाया है, मैंने ट्रक में लोडिंग किया है, कोयला लोडिंग किया है, रोडों में काम किया है, मैंने गिट्टी लोड करने का काम किया है। पथरौड़ी के उससे क्या कहने पथरौड़ी मिट्टी खदान था, गप्पू सेठ का गाड़ी चलता था, तो उसमें भी मैंने काम किया है। मैंने कोयला लोडिंग का काम किया। तो मजदूर भारतीय जनता पार्टी के जिला मेरी बात तो सुन लीजिए, कोई काम ऐसा नहीं बचा है जो मैंने नहीं किया है। मैंने सब काम किया है मजदूरी से संबंधित, क्योंकि मेरे माता पिताजी बहुत गरीब थे। तब आप मजदूरों की पीड़ा और मैं भी समझ पा रहे होंगे, और ACCL में भी करने की आवश्यकता है। ACCL में भी मैंने काम किया है, अंडरग्राउंड मैंने काम किया है, मैंने ट्रामर का काम किया है, मैंने वहाँ पानी फेंकने का काम किया है, मैंने वहाँ रेल उठाने का काम किया है, मैंने रेल क्या कहते हैं कोयला उठाने का काम किया, लोडर का भी काम किया है। तो मजदूरों का क्या दर्द है। मजदूर देखिए, मजदूर अगर नहीं होते तो ये हमारा भारत का इतना विकास नहीं हुआ होता। मजदूर ने ही इस भारत को बनाया है, चाहे रोड बनाने का काम हो, कालडी चलाने का काम हो, बिजली कारखाना चलाने का काम हो, पुस्तक कारखाना चलाने का काम हो, कपड़ा कारखाना हो, इत्यादि इत्यादि। पूरे भारत के विकास में मजदूरों की अहम भूमिका है। और ये भारत के पुत्र हैं, भारत के संतान हैं, और प्रथम पुत्र हैं ये, और इनको इनका हक मिलना चाहिए। आज उन्हीं के साथ तो शोषण हो रहा है। अगर शोषण हो रहा है तो मैं ये मानता हूँ कि शोषण करने वाले जो भी लोग हैं ये गलत कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, और ये पाप का काम हो रहा है। और ये पाप का काम बंद होगा, बहुत जल्दी बंद होगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी लाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे, कलेक्टर साहब की संज्ञान में लाएंगे कि पाप का काम नहीं होना चाहिए। जो मेरा हक है, जो हमारे भाई ठेकेदार, वो भी हमारे भाई हैं, ठेकेदार जो हैं, जो मजदूरों के बीच काम कराते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। तो जो उनका हक बनता है वो अपना हक को लें। जो उनका रोटी का हिस्सा है वो अपना रोटी लें, जो मजदूरों का रोटी का हिस्सा है वो मजदूर लें, जो अधिकारियों का मजदूरों का हिस्सा है वो अधिकारी लें। ये बंदर बांट का काम बंद होगा, बहुत जल्दी बंद होगा। ऐसा नहीं, अन्याय ज़्यादा दिन नहीं चलता, अन्याय ज़्यादा दिन नहीं चलता है। सूर्य को बहुत ज़्यादा दिन तक बादल ढांक कर नहीं रख सकता है, बदली को हटना पड़ता है, सूर्य को निकलना पड़ता है, प्रकाश फैलता है। ठीक इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा होगा तो वो भ्रष्टाचार बंद होगा। चलिए, ये मैं आपको दावे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पुरी जी, आपने हमें समय दिया है। और इस समय के साथ जो है इस चुनावी तर्क वितर्क को जो है तो यहीं पर समाप्त करते हुए ऐसे कुछ खास मुद्दों को लेकर के हम आपके पास लगातार यूं ही आते रहेंगे, और जो भी क्षेत्र का विषय होगा प्राथमिकता से उसे हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे। नेताओं से भी बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी कि आखिर इस क्षेत्र के ऐसे हालात क्यों हैं। तो चलिए, इसके साथ पर विराम देना चाहूँगा, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।